सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हम 20 सेट्स कर चुके हैं, आज हमारा 21st सेट है। इससे पहले की वीडियोस आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की सीरीज़ में भी जितने क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊँगी, ये सारे आपसे पिछली बार ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। ठीक है, पहेली क्या है देखिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर मुझे नाज है, तो बताइए मैं कौन हूँ, ये पूछा है। ठीक है, देखिए ईवीएस में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं पहेली वाले। तो ऑप्शन ए है तोता, बी है फाख्ता, सी है बतख एंड फोर्थ डी है मोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर। आपने ये चीज़ सुनी होगी, मोर जो है बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा नाच दिखाता है। और इसमें देखें तो यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, बट इनके जो पैर होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा मोर। अब हम अगर फाख्ता की बात करें फ्रेंड्स, तो जो फाख्ता है ना, ये कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाता है। कैक्टस, आप नोट करते रहिएगा जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं सीटेट में। और जो बतख है वो पानी में तैरती है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। आपको बताना है कौन सी शिल्पकारी है। बांस की शिल्पकारी, वर्ली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी या फिर कछुए के कवच की शिल्पकारी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कछुए के कवच की शिल्पकारी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो शिल्पकारी होती है कहाँ, दमन और दीव में। अब अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, जैसे पहला है बांस की शिल्पकारी, तो जो बांस की शिल्पकारी है फ्रेंड्स, ये पूर्वोत्तर में फेमस है। पूर्वोत्तर में जैसे त्रिपुरा है, ये 3 हैं, आप इनके नाम लिख लीजिए। दूसरा मिज़ोरम और तीसरा असम। ठीक है, इन 3 जगहों पर बांस की शिल्पकारी जो है फेमस है। अगर हम नेक्स्ट बात करें वर्ली चित्रकारी, तो जो वर्ली चित्रकारी है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र की चित्रकारी है। ठीक है, महाराष्ट्र में फेमस है वर्ली चित्रकारी, जिसके बारे में सीटेट में पहले काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। साथ ही साथ अगर हम पत्थर की शिल्पकारी की बात करें, तो पत्थर की शिल्पकारी फ्रेंड्स राजस्थान में फेमस है। नाम लिख लीजिए, राजस्थान। ठीक है, अब देखिए ये जो दमन और दीव की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें हाथी के दांत की नक्काशी भी की जाती है, ये भी आप नोट कर लीजिए। एक तो कछुए के कवच की शिल्पकारी होती है, साथ ही दूसरा हाथी दांत की नक्काशी की जाती है। अब आप कहेंगे कि नक्काशी मतलब क्या होता है। नक्काशी मतलब होता है डिज़ाइन बनाना, तो हाथी के दांत से डिज़ाइन बनाए जाते हैं दमन और दीव में। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, है ना, तो उसी से रिलेटेड है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इनको सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए है इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है इनकी कमी से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऐसा कभी होता है कि विटामिन और खनिज लवणों की कमी से रोग हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन बाहर। और देखिए ऑप्शन ए में है इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि कृत्रिम रूप से, ऐसा थोड़ी होता है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं, मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, ये तो ठीक लग रहा है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, यह सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। देखिए ये ऑप्शन है तो सही कि ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं, पर देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों कहा जाता है, तो वो उससे मैच नहीं हो रहा है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। किन की? विटामिन और खनिज लवणों की। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खमीरीकरण से रिलेटेड है एक क्वेश्चन। खमीरीकरण मतलब किण्वन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक
परिवर्तन की क्रिया है। कौन से परिवर्तन की क्रिया है? शर्करा को अल्कोहल में बदलने की, यीस्ट को अल्कोहल में बदलने की, शर्करा को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, या फिर यीस्ट को CO2 में बदलने की। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, जो होगा शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। अब ये शर्करा क्या हो सकती है? गन्ना हो सकता है ना। तो जब शर्करा यानी कि शुगर को जब हम अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ये जो फर्मेंटेशन आप देख रहे हैं, इसकी खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी सीटेट में बना हुआ है। लुई पास्चर, नाम नोट कर लीजिए। लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की थी। और ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, ये कैसी प्रोसेस है? ये है आपकी बायोकेमिकल। ये भी आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस है फर्मेंटेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? भौतिक विशेषताओं के आधार पर आरोही लता, झाड़ी, विसर्पी लता या फिर शाक। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। कद्दू के पौधे को किस में वर्गीकृत किया जाता है? कद्दू के पौधे को विसर्पी लता में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम अदर ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहला है आरोही लता। ये क्या है? देखिए, जो सहारा लेकर चढ़ते हैं ना, उनको हम आरोही लताएं कहते हैं। जैसे आपके घर में भी लगा होगा या फिर आपने कहीं देखा होगा मनी प्लांट। मनी प्लांट का पौधा हो गया, अंगूर का पौधा हो गया। इनको आपने देखा होगा कि सहारा लेकर ये चढ़ते हैं, यानी कि सहारा लेकर के फैलते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है आपकी आरोही लता होती हैं। दूसरा, झाड़ी की बात करें तो झाड़ी के अंदर जैसे गुलाब का पौधा हो गया, जैसे मेहंदी का पौधा हो गया, ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगर हम शाक की बात करें तो शाक जैसे मेथी, नोट करते रहिएगा, पालक, जो इनके पौधे होते हैं उनमें शाक होते हैं, ठीक है। और जो ये आरोही लता आप देख रहे हैं, ये सहारा लेकर चढ़ते हैं। और ये जो विसर्पी लता, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, विसर्पी लता, इसमें क्या होता है कि ये ज़मीन पर फैले रहते हैं। जैसे कद्दू के पौधे आपने देखे हैं ज़मीन में, ये क्या बोलते हैं, कद्दू तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट वो जो होते हैं ना ज़मीन पर फैलते हैं, वो ऊपर ऊपर को नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया विसर्पी लता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उंगलियों से छूकर तथा महसूस करके पढ़ने वाली क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है, यानी कि कौन से लोग अपनी उंगलियों को छूकर और महसूस करके पढ़ाई करते हैं? जो सुन नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, या फिर जो छू नहीं सकते हैं। तो देखिए, आप याद कीजिए, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि जिसका आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने, ठीक है। ये ब्रेल लिपि उन्हीं बच्चों के लिए होती है जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, इसीलिए वो उंगलियों से छूकर और महसूस करके पढ़ाई करते हैं। ये लिपि बनाई थी लुई ब्रेल ने। और इस लिपि में क्या होता है, ये जो लिपि होती है ना फ्रेंड्स, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इस तरीके से इन 6 बिंदुओं को बच्चे टच और फील करके पढ़ाई करते हैं। बेसिकली आप याद रखेंगे, जो ब्रेल लिपि है जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, क्या था कि जब ये छोटे थे ना, ये अपने फादर के टूल से खेल रहे थे। तो खेलते खेलते क्या हुआ, कोई टूल उनकी आई में चला गया, तो वो ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। बट उनको पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसीलिए उन्होंने उसके बाद ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उन बच्चों के लिए, जो छूकर और महसूस करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 6 बिंदुओं पर बेस्ड होती है ब्रेल लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, क्षेत्रफल घटता है तथा वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, या फिर क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडलीय ताप भी निम्न होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है
कि वाष्पन के कारण जो शीतलन की प्रक्रिया है वो तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडलीय ताप भी निम्न होता है। अब आपको याद रखना है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना फ्रेंड्स, यानी कि जो ताप है ये जब बढ़ता है तो जो वाष्पन है वो भी हमारा बढ़ेगा, ये जो वाष्पन की प्रोसेस है, ठीक है। और जब ये टेम्परेचर घटता है तो ये जो वाष्पन की दर है ये भी आपकी घटने लगती है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे जिससे आप अपना आंसर सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको सीटेट के CDP के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने PDF फॉर्मेट में हर एक चैप्टर के नोट्स आप लोगों को शेयर किए हुए हैं और थ्योरी की आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। कल इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।